हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं द डिवाइन पर्सपेक्टिव का 34th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है प्लीज आप मेरी वीडियो को बस एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए गाइस, बिना किसी देर के बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, पिछले पार्ट के आखिर में हमने देखा था कि अपने येन भैया अपने यूनियन मैडम से थोड़े खफा हो गए थे, इसलिए अपने मूड को ठीक करने के लिए वो चल पड़े थे अपने मिशन को कंटिन्यू करने। जब वो कॉलेज पहुंचते थे सभी लड़कियां उन्हें प्यार भरी निगाहों से देख रही थी, क्योंकि येन भैया ने पहले दिन ही जो कारनामा करके दिखाया था उससे तो सभी लड़कियां उनकी दीवानी हो गई थी। लेकिन येन भैया किसी भी लड़की पर कोई ध्यान नहीं देते, वो चुपचाप जाकर ज़ेनरेन के पास बैठ जाती है और ज़ेनरेन भी इसमें बिल्कुल भी नानुकर नहीं करती, क्योंकि जब से येन भैया ने उसे तेंगयू के गंदे इरादों से बचाया था तब से ही येन भैया को वो अपना अच्छा दोस्त मानने लगी थी। यहाँ तक कि वो तो येन भैया के आने का इंतजार ही कर रही थी। येन भैया के आते ही वो तुरंत उससे पूछते, मैंने सुना है कि तुमने कल जाकर ताइक्वांडो क्लब में हंगामा मचाया। तब येन भैया भी सामने देते हैं और सारा मामला खुलकर बताते हैं कि हन येन को वो अपनी छोटी बहन मानती है और अगर वो उसकी मदद नहीं करते तो वो लोग हमेशा से ऐसे बुली करते रहते हैं। ज़ेनरेन भी उसकी बातों को समझ जाती है और कहती है। फिर थोड़ी देर तक बातें करने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो येन भैया को रात के डिनर के लिए इनवाइट करती है। क्या वो उनके साथ बाहर खाने जाएगी? ये सुनकर येन भैया भचक्के रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि ज़ेनरेन उन्हें सीधा सीधा इनवाइट करेगी। लेकिन उनके मिशन के लिए वो ज़ेनरेन के जितना ज्यादा करीब रहती उतना ही अच्छा था, इसलिए वो इस बात के लिए तुरंत मान जाते हैं। और येन भैया और ज़ेनरेन को एक साथ देख वहाँ पर मौजूद सभी बंदे और बंदी के दिल के हो जाते हैं 1000 टुकड़े। सभी साझा करने लगते हैं एक दूसरे से अपने अपने दुखड़े। लेकिन उन्हें क्या पता कि इसके बाद तो उनके दिल के लाखों टुकड़े होने वाले थे, क्योंकि अगले ही पल वहाँ पर आ जाती है हन येन, जो दरवाजे के पीछे से येन भी को बुला रही थी। येन भी तुरंत उनके पास चले जाती है, तब भी हन येन उन्हें एक तोहफा देती है। ये देखकर उन्हें भुचक्के रह जाते हैं। वो पूछती है, अबे आज तुम बर्थडे है ही नहीं। तभी हन येन कहती है, तुमने मेरे लिए पूरे ताइक्वांडो क्लब से फाइट किया, इसलिए मैं तुम्हें कोई तोहफा देना चाहती थी, इसलिए मैंने इसे अपने हाथों से बनाया, देखो ना। तब येन भैया उस तोहफे को खोल कर देखते तब उसके अंदर एक प्यारा सा मफलर था, जिसे हन येन ने अपने हाथों से बनाया था। हालांकि वो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं था, लेकिन येन भैया के लिए तो यही उनकी दुनिया का सबसे बेस्ट मफलर था, क्योंकि उनके लिए चीजों की कीमत नहीं बल्कि फीलिंग्स मैटर करती थी। और येन भैया को उसके तोहफे को खुशी खुशी लेते देख हन येन भी खुशी खुशी वहां से चली जाती है। उस शाम ज़ेनरेन पहली बार किसी लड़की के साथ बाहर निकली थी। येन भैया के साथ ज़ेनरेन बहुत ज्यादा खुश थी, इसलिए वो खुशी खुशी कहती है, मैं आज बहुत ज्यादा शॉपिंग करने वाली हूँ, क्या तुम बैग से उठा पाओगे? तब येन भैया अपनी छाती ठोक कर कहते हैं, मैडम इन बाजू में बहुत दम है, अगर आप पूरी शंघाई को भी उठा दोगे ना तो ये उठा लेगा। अपने भैया ये बात छाती ठोक कर कह तो रहे थे, लेकिन 1 घंटे बाद अपने भैया की इज्जत की अच्छी खासी चीर हरण हो गई थी, क्योंकि मैडम के शॉपिंग बैग्स उठाते उठाते भैया लगभग खुद ही उठने वाले थे। ऐसा देखकर मैडम को हंसी आ जाती है और वो कहती है, चलो कहीं पे थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। भैया भी इसमें हामी देते हैं। तब भी उन्हें दिख जाती है हन येन, और ये वही जगह थी जहाँ पर हन येन काम करती है। लेकिन हन येन को देखकर येन भैया बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वजह हन येन नहीं थी, बल्कि वजह वो लोग थे जो अभी हन येन को छेड़ रहे थे। छेड़ने वाला एक मोटा आदमी था जो पीते पीते लगभग टल्ले हो गया था, जो बार बार हन येन को अपने साथ पीने के लिए इनवाइट कर रही थी, लेकिन हन येन उन्हें बार बार मना कर रही थी। बार बार मना करने के बाद भी मोटा नहीं मानता और जबरदस्ती करने लगता है, और अपने बचाव में हन येन तुरंत उसे एक जोर का धक्का दे देती है, जिससे वो मोटा पीछे के टेबल से टकरा जाता है और उसके ऊपर रखा हुआ शैम्पेन का बोतल तुरंत उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे उसके पूरे कपड़े खराब हो जाते हैं। इस बात से मोटा भड़क जाता है और चीखने चिल्लाने लग जाता है। तभी रेस्टोरेंट की मोटी मालकिन तुरंत बाहर आ जाती है और हन येन की हरकत के लिए माफी मांगने लगती है। मोटी मालकिन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हन येन की गलती थी या नहीं थी, उसे तो सिर्फ अपने आप को सेव करना था और इन बड़े बड़े लोगों को सपोर्ट करना था, और वो वही कर रही थी। तभी वो मोटा आदमी तुरंत ही मालकिन से कहती है, ये लड़की मेरे साथ पिएगी। ये सुनकर मालकिन भी तुरंत हन येन को समझाने लगती है, तुम्हें इनके साथ पीना ही होगा, इसके लिए मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा। ये सुनकर हन येन रोने लगती है और सिसकते हुए कहती है, लेकिन मैं वेट्रेस हूँ, होस्टेस नहीं। लेकिन इससे ना ही मोटी मानती है और ना ही मोटा। वो तो हन येन की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगती है, लेकिन जैसे उस मोटे का हाथ हन येन को छूने ही वाला था, वैसे ही एक नुकीली चीज तुरंत ही उसके हाथ को चीरते हुए अंदर घुस जाती है, जिससे मोटा तो दर्द से कराने लगता है। जब सभी इस चीज को करने वाले की तरफ मुड़ते हैं तब वहाँ पर अपने येन भैया खड़े हुए थे, जो अब तक ये सारा तमाशा देख रहे थे और वहाँ पर मौजूद सभी को गुस्से से घूर रहे थे।
एन भैया को देखकर तो हनियन की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन ये खुशी के थे क्योंकि जब से उसने होश संभाला था तब से खूबसूरत और गरीब होने की वजह से कई सारे लोग उसे परेशान करते थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता था। लेकिन ये एन भैया पहले वो इंसान थे जिन्होंने उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया था। और ये दूसरी बार था जब ये एन भैया ने उनकी मदद की थी, इसलिए वो ये एन भैया का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार थे। मोटे पर हमला होते थे तुरंत ही उसके सभी साथी ये एन भैया पर हमला कर देते हैं, लेकिन ये एन भैया तुरंत ही उन सभी को अपने जूतों का स्वाद चखा देते हैं और उन्हें साइड कर देते हैं। ये एन भैया की ताकत देखकर मोटा एक पल के लिए तो घबरा तो जाता है, लेकिन फिर से अपने रुआब में आ जाता है और घुर्राते हुए कहता है, छोरे तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं गोल्डन ड्रैगन इंटरप्राइज का CEO हूँ। बेहतर होगा चुपचाप अभी मेरे सामने झुक कर माफी मांग, नहीं तो। इससे पहले मोटे की बात पूरी होती ये भैया तुरंत ही उसके थुलथुले पेट पर एक लात जड़ देते हैं और मोटा दूर खिसक जाता है। और मोटे की पहचान जानने के बाद भी ये एन भैया को उसे मारते देख मोटी मालकिन तो घबरा जाता है। अबे तू पागल वागल है क्या, तूने इसकी पहचान जानने के बाद भी इसे क्यों मारा? और दूसरा मार खाने के बाद भी अभी तक मोटे को अक्ल नहीं आती थी, वो फिर से घुराने लगता है, छोरे तुझे पता नहीं मेरे ऊ कॉर्पोरेशन के साथ कितने अच्छा संबंध है। तभी वो मोटी मालकिन भी कहती है, सर आप चिंता मत कीजिए, अगर पुलिस भी आया ना तो मैं इस बच्चे के खिलाफ ही गवाही दूंगी। वह दूसरा वू कॉर्पोरेशन का नाम सुनते ही तो हनियन और सैनन बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और ये एन भैया को इस मामले से पीछे हटने को कहते हैं, लेकिन उस मोटे का कोई इरादा नहीं था इस मामले को जानने देने का और ना ही अपने भैया का इरादा था। उन्होंने तो सोच लिया था कि आज इस मोटे को उसकी औकात वो दिखा कर ही दम लेंगे। वह दूसरा वो मोटा भी अपनी मदद के लिए किसी को फोन लगा लेता है, अपने भैया भी वही करते हैं और ये एन भैया किसी को फोन लगाते देख वो मोटा तो ये नहीं कि मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन ये एन भैया ने जिसे फोन किया था वो कोई और नहीं, वो था मिस्टर निकोलस, जिसके पास नहीं थी पैसे और शोहरत की कोई भी कमी, जिसे टक्कर लेने पर बड़े बड़े को भुगतना पड़ता था खामी। ये एन भैया कॉल पर देख मिस्टर निकोलस तो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, वो तुरंत ही खुशी खुशी फोन उठा लेते हैं और ये जिसके बाद ये एन भैया के साथ थोड़ी देर तक बातें करने के बाद ये एन भैया मेन मुद्दे पर आते हैं कि उन्हें गोल्डन ड्रैगन एंटरप्राइज को पूरी तरह से बिजनेस फील्ड से हटाना है। मिस्टर निकोलस भी तुरंत ही एन की बातों को समझ जाते हैं और कहते हैं, ये तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हें खुशखबरी मिलने वाली है। फिर इतना कहते ही वो फोन काट देते हैं, जिसके बाद थोड़ी देर तक वहाँ पर सस्पेंस बना रहता कि आगे होता क्या है और थोड़ी देर बाद इस मोटे का फोन जोर जोर से बजने लगता है। तभी ये एन भाई भी आराम से कहते हैं, अबे मोटा इंतजार की बात कर रहा है, उठाना अपना फोन। ये सुनकर मोटा भी घबराते हुए अपना फोन उठा लेता है और उस मोटे के फोन उठाते ही वहाँ दूसरी तरफ से एक चीखती हुई और घबराती हुई आवाज सुनाई देती है, सर हम अपनी सभी फंडिंग्स खो रहे हैं, हमारे सभी डीलर्स ने हमारे साथ डील कैंसिल कर दिया है और फोन बजना बंद ही नहीं हो रहा है सर, आपने किसी गुस्सा दिलाया सर, हमें ऐसे अगले बार की सप्लाई नहीं दे सकते। तभी वो मोटा भी घबराते हुए पूछता है, क्या तुमने वो कॉर्पोरेशन के लोगों को फोन किया? तभी दूसरी तरफ से भी आवाज आती है, हाँ सर मैंने किया, लेकिन वो लोग मेरा फोन उठा ही नहीं रहे। और ये सुनकर मोटे को समझ आ गया था कि उसने अपने भैया को गुस्सा दिलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो तुरंत अपने भैया के सामने झुककर माफी मांगने लगता है। ये तुरंत से फटकार लगाते हुए कहते हैं, अबे मोटे मेरे सामने नहीं, इसके सामने माफी मांग। और इतना कहते वो हनियन को आगे कर देती है। हनियन को देखती वो मोटा भी तुरंत अपने गालों पे थप्पड़ मारते मारते हनियन से माफी मांगने लगते हैं। और हनियन भी ठहरी भोली भाली इस दुनिया की क्रूरता से लगभग अनजान, इसलिए वो उस मोटे की माफी को तुरंत मान लेती है और ये भैया को उसे माफ करने को कहती है। लेकिन ये भैया उस मोटे को अच्छे से समझ के आते कि ये मोटा बहुत बड़ा कमीना है, क्योंकि अगर उनकी जगह कोई बेकसूर हनियन की मदद करने आता तो मोटा तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता। यही सोचकर और हनियन को बातों को रखते हुए वो उस मोटे को जाने तो देता है, लेकिन एक सदा के साथ कि उसे एक्सपेरिमेंटरी हाई स्कूल को 1 मिलियन डोनेट करना होगा। और ये सुनकर उस मोटे के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये उसकी पूरी कंपनी की 3 साल की कमाई थी। मोटे को हिचकिचाते देख ये फिर उसे धमकी देने लगता है, जिससे मोटा तुरंत मान जाता है। अब बारी थी उस मोटी मालकिन की। मोटी मालकिन तो पहले से ही अपने भैया की पावर को देखकर घबराया हुआ था। मोटी को भी अब तक समझ में आ गया था कि उसने ओखली में अब सर दे मारा है, अब तो उसे ठोकर खानी पड़ेगी। और अपने भैया भी ठहरे अपने ये भैया, वो भी उस मोटी को इतनी आसानी से छोड़ते नहीं और उसके रेस्टोरेंट को 1 साल के लिए बंद करवा देता है। अपनी गलती की इतनी बड़ी सजा सुनकर मोटी तो बेहोश हो जाती है। लेकिन ये भैया किसी के रिएक्शन पर भी और ज्यादा भाव नहीं देते और दोनों लड़कियों को लेकर वहां से तुरंत निकल लेते हैं। और ये भैया के सामने से जाते वो मोटा भी तुरंत ऊतेंगे को फोन कर बताता है कि जैनन यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ऊतेंगे ने पहले ही अपने निचले स्तर पर रहने वाले सभी लोगों को बोल दिया था कि जैनन उन्हें कहीं पर भी दिखे वो उन्हें कंफर्म कर दे। और वो मोटा भी वही करता है ताकि वो ये भैया के साथ अपना बदला ले सके, क्योंकि उन्हें देखा था कि जैनन कैसे ये भैया के इतने ज्यादा करीब है। उन्हें लगा था कि अगर ये भैया को कोई टक्कर दे सकता था तो वो था सिर्फ ऊतेंगे। लेकिन मोटे को क्या पता कि अपने भैया तो ऊतेंगे के भी बाप थे। और दूसरा रेस्टोरेंट से दूर जाने के बाद हनियन तुरंत यान भैया को अपनी मदद के लिए थैंक यू बोलती है। तभी यान भैया कहते हैं, हनियन मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन कहा ना, ये कहकर तुम मुझे एक अनजान का दर्जा दे रही हो।
ये सुनकर हनियन को हंसी आ जाती है और कहती है ठीक है बड़े भाई। उसके बाद मुलाकात होती है हनियन और सैनरैन की। दोनों पहली बार एक दूसरे से मुलाकात कर रहे थे, लेकिन पहली मुलाकात में वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। जब वो तीनों हंसी खुशी बात करते करते जा ही रहे थे, तभी वहाँ पर आ जाते ऊ तेंग्यू अपनी बड़ी सी लग्जरी कार के साथ, जहाँ पर बहुत सारे फूल सजे हुए थे। ये शाम येन भैया और हनियन के साथ ज़ैनन की अच्छी कट रही थी, लेकिन तेंग्यू को देखते तो उनका थोड़ा मूड खराब हो गया था। लेकिन तेंग्यू है कि मानता ही नहीं, वो तो उनके पीछे ऐसे पड़ा था माने हड्डी के पीछे कुत्ता पड़ा हो। आते ही तेंग्यू ज़ैनन के सामने एक बड़ा सा फूल का बुके देता है और उसे फिर से प्रपोज करने लगता है। तभी तेंग्यू के सपोर्टर्स भी उसे सपोर्ट करने लगता है, जिसे देखकर पब्लिक भी उन्हें गालियां देने लगता है क्योंकि उन्हें पता था कि तेंग्यू कितना बड़ा कमीना है। लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसने इतने सारे फेक सपोर्टर्स को लाया कहाँ से। तभी एक बंदा कहता है अबे ये भाड़े के सपोर्टर्स है, भाड़े के। तभी एक तीसरा बंदा भी बोलता है हाँ भाई हाँ, पैसे ना हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता, ये नई लड़की है, शायद ये भी इसके जाल में फंस जाएगी। इन सभी के उम्मीद के पूरा उल्टा सैनर उन सभी फूलों को रास्ते में फेंक देती है और कहती है इतने सारे खुशबूदार फूलों को लाने का क्या ही मतलब, जब इसे लाने वाला इतना बदबूदार हो। ये सुनकर तेंग्यू घबराते हुए पूछता है ज़ैनन तुम क्या कहना चाहती हो। तभी येन भैया इसके मतलब को साफ करते हैं कि भाई पहली फुर्सत में निकल लिया से। लेकिन येन भैया को देखकर तो तेंग्यू बौखला जाता है। वो गुस्से से कहता है अबे तुझे पता भी है मेरे शौक की कीमत तेरे पूरे आउटफिट से ज्यादा है। लेकिन इस बार सैनरैन देती है नहले पे दहला और येन भैया को अपने पास खींच के एक प्यार की पप्पी दे देती है और कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह सकता है। और सैनरैन को ऐसा करते देख हनियन, तेंग्यू और पब्लिक के तो होश उड़ जाते हैं। तभी अपने येन भैया भी मौके पर चौका मारते हैं और सैनरैन को अपने पास खींच लेती है और तेंग्यू से कहता है अब तू देख रहा है कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मजे में, तो क्यों गवाह में अड्डी बन रहा है। तभी तेंग्यू गुस्से से गुर्राते हुए अपने जेब से कई सारे 1 मिलियन के कार्ड निकालते हैं और कहता है अगर तू यहाँ से चला गया तो मैं तुझे 1 मिलियन दूंगा भी। लेकिन अपने भैया उन सभी पैसों को धुतकारते हुए कहता है माफ करना भाई साहब, पर सैनरैन की कीमत आपकी औकात से बाहर है। ये सुनकर तेंग्यू गुस्से से भुक्कान लगता है ये मैं ऊ कॉर्पोरेशन का यंग मास्टर हूँ, तुझे पता नहीं मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो इसके सपोर्टर्स भी सपोर्ट करने लगते हैं। सपोर्ट पाकर तो तेंग्यू अपने आप को कोई बहुत बड़ी तोप समझने लगता है, लेकिन अपने येन भैया भी समझ गए थे कि अब इस तेंग्यू को अपनी असली औकात दिखाना ही होगा। तो वो तुरंत किसी को फोन लगा रहते हैं हेलो थियान, मैं येन बोल रहा हूँ, देखो ना एक अमीर बाप का बिगड़ा लड़का मुझे आज 20 साल से परेशान कर रहा है, जितनी जल्दी हो सके जरा कुछ लोगों को भेज दो। येन भैया को किसी को ऐसे मदद के लिए बुलाते देखते हैं उसके सभी सपोर्टर्स तो हा करके हंसने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, फरारी जैसे बड़ी बड़ी ब्रांड की बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर रुकती है और उससे बाहर आते बड़ी बड़ी फैमिली के बड़ी बड़ी यंग मास्टर्स, जिसे देख कर तेंग्यू तो बहुत बड़ा शौक लग जाता है। लेकिन उसका शौक तो तब महाशौक में तब्दील हो जाता है जब येन भैया के सामने वो सभी मास्टर्स झुककर इज्जत देने लगते हैं। हेलो यंग मास्टर। तभी हवीन भाई बड़े जोश में आकर पूछते हैं अरे येन भाई बोल रही कौन उंगली कर रहा है। तभी येन भैया तेंग्यू की तरफ इशारा करते हुए कहता है ये वो कॉर्पोरेशन का यंग मास्टर है। वो कॉर्पोरेशन का नाम से हवीन भाई थोड़ी सोच में पड़ जाते हैं। वो याद करने लगते हैं कि आखिरकार वो कॉर्पोरेशन है तो है कौन, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूडन कॉलेज में वो कॉर्पोरेशन कोई बहुत बड़ी तोप हो। लेकिन हवीन भाई और बिम्मो भाई के फैमिली पार्क के सामने वो ऐसा था कि मानो किसी बैल के सामने एक चूहा। फिर थोड़ी देर बाद हवीन भाई को भी याद आ जाता है कि वो कॉर्पोरेशन क्या है। अरे हाँ मुझे याद आया, कुछ दिनों पहले वो कॉर्पोरेशन का सीईओ मेरे पापा को इम्प्रेस करने के लिए कई सारे गिफ्ट लाए थे। मैं आज अपने प्यारे पापा से बोल दूंगा कि वो कॉर्पोरेशन के साथ अपने सारे डील को कैंसिल कर दे। तभी बिम्मो भाई भी सोचते हुए कहते हैं अरे हाँ मुझे भी याद आया, हमारे एलियन फैमिली के साथ भी कॉर्पोरेशन के साथ कुछ प्रोजेक्ट मौजूद है, हम भी उसे पूरी तरह से कैंसिल कर देंगे। तभी बाकी सभी यंग मास्टर्स उनके ताल में ताल मिलाते हुए कहते हैं हाँ हमारे भी कॉर्पोरेशन के साथ कई सारे डील्स एंड प्रोजेक्ट्स मौजूद है, हम भी उसे कैंसिल कर देंगे। और ये भैया की इतनी पावर को देखकर तेंग्यू तो अब घिक्की निकल गई थी और उसके भाड़े के सपोर्टर्स जैसे दुम उठाकर आए थे वैसे दुम उठाकर वैसे भग लेते। तभी ये भैया तेंग्यू के पास आकर पूछते हैं तो यंग मास्टर पैसा पावर स्किल अब आप किस चीज में मुझसे मुकाबला करना चाहते हैं। और ये सुनकर तेंग्यू की तो फिर से घिक्की निकल जाती है, इसलिए तुरंत ही वहाँ से भग लेता है। तभी हवीन भाई पूछते हैं येन क्या तुम उसे ऐसे ही जाने दोगे। तभी येन भैया कहते हैं ये ब्लड हैंड हॉल या टॉर्चर एसोसिएशन की तरह है, इनके साथ नखवार होने की कोई जरूरत नहीं, इन्हें बस छोटी मोटी धमकी देकर जानने दो। येन भैया ने तो तेंग्यू को जाने दिया, लेकिन क्या तेंग्यू इस मैटर को इतनी आसानी से जाने देगा। और येन भैया की इतनी पहुंच को देखने के बाद क्या सनरैन और येन भैया के बीच दोस्ती वैसे ही रहेगी या फिर और ज्यादा मुश्किल होने वाला है येन भैया का ये मिशन। गाइस इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप देखते रहिए मेरी इस कहानी को द डिवाइन पर्सपेक्टिव। गाइस मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये काम है इसे बहुत ज्यादा जरूरी बल्कि बहुत ज्यादा आसान भी है। मैगी बनाने से ज्यादा आसान।
तो गाइस प्लीज इसे कर देना। और आज के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।